हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हमें बताना है कि जिस तरह 59-45 से संबंधित है, 46-24 से संबंधित है, उसी तरह 85 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमारा जो करने का तरीका होता है, अप्रोच होता है, ये होता है कि हम लोग दो पेयर की संख्याओं को देखते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। जैसे यहाँ पे दो पेयर की संख्याएं कौन सी हैं, 46 और 24 और 59 और 45। इनको देखेंगे कि एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक हम लोग 85 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। 59 से यहाँ पे 45 हो रहा है ना। 59 से क्या हो रहा है, 45 हो रहा है। तो 59 में से क्या माइनस कर देंगे, 45 आ जाए। तो अगर हम लोग -14 कर देंगे 59 में से तो कितना आ जाएगा, 45। उसी तरह 46 में से क्या माइनस करें कि 24 आ जाए। तो क्या माइनस कर दें, 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी कि -22 हमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन एक ही है और एक ही क्वेश्चन में दो पेयर दिए हैं। तो यहाँ पे -14 हो रहा है ना, 59 में से -14 हो रहा है। तो अगर 46 में से भी -14 होता तब तो हम समझते हैं कि ठीक है, यहाँ भी -14, यहाँ भी -14, तो यहाँ भी -14 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक जगह -14 हो रहा है, दूसरी जगह -22 हो रहा है। तो हम 85 में क्या लगाएं, ये तो क्लियर नहीं है ना, क्योंकि एक ही लॉजिक हर जगह लगाना है। तो फिर ये तरीका हमारा क्या है, वैलिड नहीं है। ओके, कुछ और सोचते हैं। अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं 59 के डिजिट को 5 और 9 को, 5 और 9 दिया है ना, बिल्कुल दिया है 5 और 9। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें 5 और 9 का तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, यानी वही दिया है। यहाँ पर भी देख लेते हैं 46 का डिजिट क्या है, 4 है, और 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ रहा है कि नहीं। यानी हो क्या रहा है कि जो पहली संख्या है उसके डिजिट का मल्टीप्लाई करने पे दूसरी संख्या बन रही है। तो सेम चीज़ हम लोग 85 में कर लेते हैं। ठीक है, 85 के डिजिट कौन कौन से हैं, 8 है और 5 है। मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और 5 का तो कितना बन जाएगा, 8 × 5 = 40। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 40 आएगा। 40 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सीरीज है 12, 17 से 27, पुनः 42 से 62, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। जब भी सीरीज का प्रश्न मिले तो आप एक चीज़ ध्यान से देखा करिए कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में है। और दूसरा चीज़ हमें ये देखना है कि दो संख्याओं के बीच में जो गैप है 10-20 से कम है कि नहीं। ठीक है, 20 से कम है कि नहीं, यानी ज़्यादा गैप तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि 100 का गैप है, 50 का गैप है, 40 का गैप है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें देखनी होती है सीरीज के प्रश्नों को करते वक्त। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 12 से 17 हो रहा है, 17 से 27 हो रहा है, 27 से 42, 42 से 62, यानी ये सीरीज असेंडिंग आर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में सीरीज है। ठीक है, जब सीरीज बढ़ते हुए क्रम में है और दो संख्याएं 17 और 27 ले लेते हैं तो इनके बीच डिफरेंस 10 है, और 27 और 42 को लेते हैं तो इनके बीच डिफरेंस 15 है, यानी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लस हो रहा होगा। पहली संख्या में तो दूसरी संख्या बन रही होगी, दूसरी संख्या में कुछ प्लस हो रहा होगा तो तीसरी बन रही होगी। ठीक है, तो कर लेते हैं। 12 में क्या ऐड करें कि 17 आ जाए। अगर +5 ऐड कर दे 12 में तो 17 आ जाएगा ना, बिल्कुल। और 17 में क्या ऐड कर दें कि 27 आ जाए। अगर +10 ऐड कर देते हैं तो 27 आ जाएगा। और 27 में क्या ऐड कर दें, प्लस क्या ऐड कर दें, +15 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 15 42 होता है। उसी तरह 42 में हम लोग प्लस क्या ऐड कर दें, 20 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 62 आ जाएगा। यानी हो क्या रहा है, पहले +5 ऐड किए, उसके बाद +10 +15 +20, तो अगली जो संख्या हम ऐड करेंगे क्या होगा, +25 होगा, क्योंकि 5 5 बढ़ता जा रहा है। तो +25 62 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 6 2 8, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 87। तो हमारा 87 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं,
चंद्रमा, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, इन चारों शब्दों में से हमें बताना है कि एक विषम है और तीन एक जैसे हैं, तो विषम कौन सा है उसका हमें चयन करना है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि जो मंगल हो गया, शुक्र हो गया और बृहस्पति हो गया, ये तीनों क्या है, सिंपल सी बात है, ये तीनों क्या है, प्लैनेट है, ग्रह है। लेकिन चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक क्या है आपका, चंद्रमा एक ग्रह नहीं है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। यानी चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। और आपके ये जो तीनों हैं, मंगल, शुक्र, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति क्या है, ग्रह हैं, इसलिए ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक जैसे हैं। और चंद्रमा हमारा क्या हो गया, इसमें विषम हो गया, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई छवि बनाने के लिए आवश्यक रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। आपको एक डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया है, इसमें बताना है कि जो आवश्यक रेखाओं की न्यूनतम संख्या है वो कितनी है। हमें न्यूनतम संख्या बताना है। ठीक है, कि इसमें कितनी न्यूनतम लाइन है। एक बात समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने कुछ एक ऐसा टी बनाया है, अगर इसमें मैं पूछूँ आपसे कि इसमें न्यूनतम रेखाएं कितनी है, तो आपका आंसर होगा, पहला तो यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, और दूसरा रेखा यहाँ से यहाँ तक हो गया, दो हो गया, हुआ कि नहीं। लेकिन अगर मेरा सवाल आपसे यही हो कि मैं ये पूछूँ आपसे कि इसमें मैक्सिमम कितनी रेखाएं हैं, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से यहाँ तक दो हो गया और पुनः एक रेखा यहाँ है तीन, तो तीन बताएंगे। तो हमें इसमें न्यूनतम पूछा जा रहा है, तो जहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा ना, उसको नहीं काउंट करना है, सीधे लंबी। जैसे इसमें हम लोग काउंट करना जब शुरू करेंगे तो यहाँ से पूरी यहाँ तक एक लाइन लेंगे, यहाँ से पूरी यहाँ तक एक लाइन लेंगे, ना कि इसमें तीन लाइन नहीं लेना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए काउंट कर लेते हैं। सबसे पहला तो आपका फर्स्ट यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे तीन हो गया ना, ओके। यहाँ पे चार हो गया, ओके, ध्यान से। यहाँ पे कितना हो गया, पाँच हो गया, ओके। और यहाँ पे कितना हो गया, छः हो गया, और एक सात हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, आठ हो गया, और ये सीधा कितना हो गया, नौ, और इसी तरह एक यहाँ पे 10। यानी टोटल इसमें 10 न्यूनतम रेखाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि k बराबर 16 और रो बराबर 25 तो नेक किसके समतुल्य होगा। जब भी ऐसा आपको प्रश्न मिले तो मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि जहां कहीं भी अल्फ़ाबेट को नंबर्स से कोड किया जा रहा हो तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का ही गेम होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू से ही हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। सिंपल सा फंडा आप लोग याद रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रो को किससे कोड कर रहे हैं, 25 से कर रहे हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट को नंबर से कोड कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा मिले तो होता क्या है ना कि प्लेस वैल्यू का ही कोई ना कोई खेल चल रहा होगा। प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड होगा, या प्लेस वैल्यू जो अल्फ़ाबेट है उसके प्लेस वैल्यू की जो अपोजिट जो संख्या होगी, अल्फ़ाबेट होगा, उसको लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आर है तो आर का अपोजिट क्या होता है, आपका आर का 18 होता है, तो इसका अपोजिट कितना होता है, आई होता है कि नहीं। ओ का कितना होता है अपोजिट, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, तो इसका अपोजिट कितना होता है, 12 होता है, और 12 का मतलब यल होता है इसका अपोजिट। मैं अपोजिट कैसे निकाल रहा हूँ, अपोजिट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ओ का प्लेस वैल्यू 15 है ना, इसको 27 में से माइनस कर दीजिए 15 को, तो बचेगा कितना, 12, और 12 जिस भी अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू होगा वह ओ का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमारा जो खेल शुरू होता है प्रश्न को करने का, वो किससे होता है, प्लेस वैल्यू से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि k बराबर इन्होंने 16 किया है, k का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 11 होता है, 11 को इन्होंने 16 लिखा है। अगर हम लोग 5 ऐड कर दें, इसमें 5 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब हम रो का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, w का 23 होता है, और इसमें प्लस 5 करेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, 25 नहीं आएगा। यानी कि इस तरह से तो हम इसको कर नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं देखा कि k का जो प्लेस वैल्यू है 11 होता है, तो k का विपरीत जो अल्फ़ाबेट होता है वो कौन सा होता है, आपका 27 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना होता है, 16 होता है। यानी कि k का जो विपरीत अल्फ़ाबेट होता है ना, उसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग रो का देख लेते हैं। r का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18, और r का विपरीत अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, i होता है, और i लिख लेते हैं, i होता है। o का विपरीत क्या होता है, आपका l होता है। w का विपरीत क्या होता है, d होता है। और इनके क्या है प्लेस वैल्यू, अब लिखें i का 9, l का 12 और d का 4, और इनको ऐड कर देते हैं तो 12 4 16, 4 20 5 25। यानी हो क्या रहा है
कि जो आपको अल्फ़ाबेट दिए हैं उनकी विपरीत अल्फ़ाबेट को लिखने के बाद उनके प्लेस वैल्यू को सम करने पे इक्वल 25 में आ रहा है। तो सेम चीज़ हम लोग नेक में करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखेंगे तो फिर तो लुटिया डूब जाएगी। मैं सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे करना नहीं है। एन का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 14 होता है। इसका अपोजिट क्या होता है, अब देखिए इसका अपोजिट अल्फाबेट मत देखिए, डायरेक्ट देखिए 27 में से 14 माइनस करके क्या होता है, ठीक है, 13 हो गया। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका, 5 होता है, तो 5 27 में से माइनस कर देंगे तो 22 आ गया, इसका विपरीत। सी का कितना होता है, 3 होता है, तो कितना हो गया, इसका विपरीत 24 हो गया। और के का 11 होता है तो 16 हो गया। अब ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया आपका, 6 4 10 2 12 12 3 15। अब देखिए इतना ऐड किया ना तो 75 मार दीजिए कि 75 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है और एक ही ऑप्शन में 5 दिया है। आप पूरा ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। ऐड करके देख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। 6 4 10 2 12 3 15 1 और 1 1 2 2 4 2 6 एक साथ, यानी 75, यानी नेक को 75 के रूप में कोड किया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न अक्षर श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमें एक सीरीज दिया गया है यहाँ पे और इस सीरीज के आधार पर ही हमें प्रश्न बताना है जो नीचे हमसे पूछा गया है। पूछ क्या रहा है, यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, अक्षरों को, अल्फाबेट को, तो इस प्रकार बनी श्रृंखला में निम्न में से कौन सा ठीक बीच में स्थित होगा। सिंपल सा बात है, यानी क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि जो सीरीज दिया है ना इसमें से हम लोग अल्फाबेट को अगर रिमूव कर दें तो जो बाकी साइन बचते हैं और अंक बचते हैं उनमें बीच में कौन आएगा। जो सीरीज बाकी जब बचेगा तो उसमें बीच में कौन आएगा, ठीक है। तो हमें अक्षर हटाना है तो अक्षर को हटा देते हैं। डी आर हटाया, एक्स हटाया, टी हटाया और एच हटाया, सी हटाया, के हटाया, टी हटाया, ए और टी और पुनः आर। अब क्या करिए, समझिए, अब क्या करिए, आप इसको अलग से मत लिखिए, जो बचे हैं उनको अलग से मत लिखिए। इतनी बड़ी हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी है टाइम खराब करने के लिए। अब आप क्या करिए, जितने बचे हुए हैं उनको आप काउंट कर लीजिए कि कितने हैं और उसका मिड निकाल लेते हैं, मिड पता चल जाएगा। तो 2 से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19, यानी इसमें टोटल अब इस सीरीज में 19 क्या बच गए हैं, 19 प्रतीक और संख्याएं टोटल मिला के बची हैं। तो अब इसका मिड निकालना है तो 8 और 8 और 1, 8 8 16 यानी 9 9 होगा, 9 9 18 कर लेंगे। इसका हमें मिड निकालना है ना, तो मिड निकालना है, 19 का मिड निकालेंगे तो 9 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, 18 और बीच का ए, यानी इसका मिड कौन सा होगा, मिड 10वां ही तो होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में 9 है, लास्ट में 9 है, तो 9 से 10 स्टार्टिंग से 10वां ही तो इसका मिड होगा ना, क्योंकि 9 इधर होंगे, 9 और आपका राइट में होंगे तभी तो बीच में 1 होगा ना। तो स्टार्टिंग से हम अगर 10वां देख लेते हैं तो हमारा मिड पता चल जाएगा। स्टार्टिंग से 10वां देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी स्टार्टिंग से हमारा जो 10वां है आपका हैज़ आ रहा है, तो मिड पॉइंट क्या होगा जाएगा हमारा, जो मिड वाली संख्या होगी वो क्या होगी, जो मिड वाला हमारा साइन होगा वो हैज़ होगा। हैज़ किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हमसे पूछा जा रहा है कि टमाटर जिस तरह लाल से संबंधित है उसी तरह पत्ता क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सेम पहला प्रश्न है, यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है कि वहाँ अंक दिया था, यहाँ पे शब्द दिया है। करने का तरीका सेम वही होता है, हमें यहाँ भी वही चीज़ देखना होता है कि जो 2 शब्द दिए गए हैं वो एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, उनके बीच क्या लॉजिक लग रहा है। सेम चीज़ हम लोग पत्ता और क्वेश्चन मार्क में लगा के आंसर लाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, टमाटर का जो रंग होता है कैसा होता है, आप सभी को पता होगा, टमाटर हर कोई खाता है, सब्जी में पड़ता है। तो टमाटर का जो रंग होता है कैसा होता है, लाल होता है, सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगा। और जो इसी प्रकार जो पत्ता होता है पेड़ का वो कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, पत्ते का रंग कैसा होता है, तो पत्ते का रंग हरा ही तो होता है ना, सिंपल सी बात है। तो हरा के साथ हमने दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनोज ने पूर्व की ओर 30 मीटर की दूरी तय की। देखिए डायरेक्शन का प्रश्न है,
जब भी डायरेक्शन का आपको प्रश्न मिले तो एक बार एक नज़र मारिए, पता चल गया डायरेक्शन का प्रश्न है। उसके बाद आप लास्ट में पढ़िए कि आपसे पूछ क्या रहे हैं और ऑप्शन एक बार देखिए, ठीक है। पूछ रहे हैं कि वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि उसका पोजीशन डायरेक्शन में पूछा जा रहा है, हमसे दूरी वगैरह नहीं पूछी जा रही है, ठीक है। तो हमें विशेष डायरेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले एक बेसिक बात होती है, आप सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और इधर ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले हैं वैसा हम लोग करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मनोज नाम के एक भैया हैं, मनोज भैया जैसे मुन्ना भैया वैसे मनोज भैया कोई हैं, 30 मीटर की दूरी तय किए हैं पूर्व की तरफ। तो चला देते हैं इनको पूर्व की तरफ 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर चला दिए। उसके बाद वो दाएं मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय किए, ठीक है। पुनः उनको मैं दाएं मुड़ाया और 40 मीटर मैंने चला दिया, ठीक है। फिर उसने बाएं मोड़ लिया और 30 मीटर चला। अब यहाँ से क्या करते हैं ये भैया कि बाएं मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, पुनः 30 मीटर चलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यहीं से तो चलना शुरू किए थे ना, और यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है। अब ध्यान से इस डायग्राम में देखिएगा जो मैंने साइड में आपको बनाया है। मान लीजिए कि उसने यहाँ से चलना शुरू किया था, ठीक है, यहाँ से ऐसे चला, पुनः नीचे आया, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, पुनः ऐसे हो गया। तो अब उसका दिशा यही है ना, यही तो उसका दिशा है ना, यानी यही तो उसका दिशा है। और ये दिशा कौन सा है आपका, ईस्ट और साउथ, यानी कि दक्षिण और पूर्व। यानी कि प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। और दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, दक्षिण पूर्व। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, तीनों शब्दों से हमें क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले या तो आप एक चीज़ समझिए इसको, चलिए सबसे पहले आप लोग ये एक चीज़ देखिए कि जो शब्द दिए गए हैं क्या एक दूसरे से आपस में संबंधित हैं। तो देख लेते हैं, क्या कबूतर चिड़िया से संबंधित है, हाँ, जितने भी कबूतर होते हैं वो चिड़िया होते हैं। क्या चिड़िया कुत्तों से संबंधित है, नहीं, चिड़िया कुत्ते नहीं होते हैं, कुत्ते पशु होते हैं। क्या कुत्ते जो हैं कबूतर से संबंधित है, नहीं संबंधित है, संबंधित नहीं है ना। तो जो संबंधित है पहले उसको बनाएंगे। कबूतर क्या है, चिड़िया से संबंधित है, यानी कि चिड़िया के लिए हम यानी यहाँ पे बना लिया, क्या बना लिया, चिड़िया। चिड़िया के लिए मैंने एक बड़ा वाला सर्कल बना लिया। तो जो सारे कबूतर होंगे, कबूतर के लिए मैंने पी से डिनोट किए, सारे जो कबूतर होंगे वो चिड़िया के ही तो अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कुत्ते चिड़िया के अंतर्गत आते हैं, नहीं आते हैं। क्या कुत्ते कबूतर से संबंधित है, नहीं संबंधित है। तो कुत्ते के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉग के लिए अलग से एक डायग्राम बना लेंगे। तो कुछ हमारा इस तरह का डायग्राम बनेगा। आपका कबूतर सारे क्या होंगे, चिड़िया के अंदर होंगे, और डॉग के लिए एक अलग से हम लोग सर्कल बनाएंगे। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। और ऐसा डायग्राम आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो केवल ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। फिक्स सेट पैटर्न का एक प्रश्न है और एसएससी में पूछा ही जाता है। कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आना है। सिंपल भाषा में इतना जो लैंग्वेज लिखे हैं इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं भैया। ये बोल रहे हैं कि ये जो शब्द दिया है ना, इस शब्द से जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, 4 ऑप्शनों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है। यानी अगर कोई शब्द बन सकता है तो 3 नहीं बन रहे होंगे, और कोई शब्द नहीं बन रहा है तो 3 बन रहे होंगे, ठीक है। तो इसको करने का जो मेन तरीका होता है ना, आप कुछ मत करिए, ऑप्शन से निकल जाइए, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला CONTENT बन सकता है क्या, CONTENT बन सकता है। बी देख लेते हैं, IN है क्या, IN है,
टी भी है, ई भी है, एन भी है। कहने का मतलब है ना कॉन्टिनेंट में जितने भी अल्फ़ाबेट है ना उसी का प्रयोग करके हम लोग ऑप्शन में जो शब्द बनाए हैं वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्टिनेंट में आपका मान लीजिए कि एल नहीं है और इसमें एल लगा के बनाया है तो बी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो इंटेंट भी बन सकता है। अब कॉन्वेंट को देखते हैं तो इसमें ध्यान से देखेंगे CON तो है लेकिन कॉन्टिनेंट में कहीं भी नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है, सी का शब्द नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि कॉन्टिनेंट में भी नहीं है और कॉन्वेंट में भी दिया है। डी देख लेंगे, टेंट बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। TEN और यहाँ पे पुनः टी बन सकता है टेंट, यानी ऑप्शन सी हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 4 × 6 बराबर 18 12, 5 × 8 बराबर 24 15, 6 × 9 बराबर 27 18, तो 7 × 6 बराबर क्या होगा? देखिए ऐसा प्रश्न बहुत ही ठीक ठाक बनता है। ठीक ठाक मैं इसलिए कहता हूँ ना क्योंकि अगर आप लोग पहली नज़र में किसी क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते हैं कि हमको कैसे करना है, तो फिर हमारे पास उतना टाइम SSC में नहीं मिलता है कि आप दोबारा आइए और उस प्रश्न को करिए। बहुत रेयर चांस होता है कि आपको दोबारा उस क्वेश्चन को देखने का मौका मिले क्योंकि टाइम नहीं रहता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो फिर आप अच्छे से कर पाएंगे और एक नज़र में देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें गेम क्या चल रहा होगा। ठीक है, सेम चीज़ें होती हैं। 4 × 6 से 18 12 कैसे आ रहा है? वही चीज़ 5 × 8 से 24 12 कैसे आ रहा है? जैसे बन रहा होगा आ रहा होगा वही चीज़ हम लोग 7 × 6 में लगा देंगे और अपना आंसर ला देंगे। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो 4 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा? 1812 नहीं आएगा। और 46 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 18 12 नहीं आएगा क्योंकि 46 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई यूनिट डिजिट 6 आएगा, इकाई अंक, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, यानी ऐसे भी नहीं बन पा रहा है। 6 4 का अब क्या करते हैं हम लोग? 4 का स्क्वायर कर दें तो भी नहीं बनेगा। 4 का स्क्वायर कर दें और लिख दें 6 का स्क्वायर कर दें तो भी नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 6 का 36 1636 आएगा तो भी नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर कुछ और सोचते हैं, ध्यान से समझिएगा। 4 × 6 है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले क्या करते हैं कि 4 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट वाले में और यहाँ पे लिख देते हैं 4 3 12। पुनः हम लोग 6 में क्या करते हैं? 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लिख देते हैं 6 3 18। यानी कुछ ऐसा बन रहा है कि पहले वाले डिजिट में क्या किया जा रहा है? 3 का मल्टीप्लाई करके उसको बाद में लिखा जा रहा है और दूसरे वाले डिजिट में यानी 6 में 3 का मल्टीप्लाई करके पहले लिखा जा रहा है। सेम चीज़ यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 15 आएगा और 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। इसी तरह यहाँ पे 6 में 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 18 आ गया है और 9 में 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 27 आ गया है। तो सेम चीज़ यहाँ कर लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लास्ट में लिखेंगे, 3 से 21 हो गया। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया, स्टार्टिंग में लिखना है। तो 1821 हमारा आंसर आएगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ भाग्य और भाग्य का अर्थ गुणे है तो निम्न समीकरण में प्रश्न के स्थान पर कितना मान आएगा? घिसा पीटा सवाल है, SSC लेकिन पूछती है। रेलवे में भी एक आ जाता है क्वेश्चन, पूछा जाता है ये प्रश्न, इसलिए इस सेट में आपको इस प्रश्न को देखने के लिए आपको मिल रहा है। ठीक है, करने का सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं होता है, इसको कोई जादू इसमें नहीं है इसको करने का। बोलने का इनके मतलब है ना कि प्लस का मतलब है माइनस, यानी जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हमको करना है। माइनस का अर्थ है प्लस, यानी माइनस की जगह प्लस कर लेते हैं। और गुणे का अर्थ है भाग्य, गुणे की जगह हम लोग भाग्य कर लेते हैं। और भाग्य का अर्थ है गुणे, तो भाग्य की जगह गुणे कर लेते हैं और इसी को सॉल्व कर लेना है। यानी कुछ हम यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 40 + 17 गुणे 3 - 25 डिवीज़न 5, इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 5 से काटेंगे 5 आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40 प्लस कितना हो गया 51 और -5। ठीक है, तो कितना हो गया 50 और 40 90 91 और 91 में से 5 निकाल देंगे तो आपका कितना बच जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 40 90 91। ओके,
तो कितना हमारा बन जाएगा 50, 40, 90, 91 और 91 माइनस 5 कर लेंगे तो कितना आएगा 86। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 86। 86 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।